हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी क्लास ज्योग्राफी 6 क्लास की, जिसके अंदर चैप्टर 2 ग्लोब, जिसके अंदर अक्षांतर और देशांतर रेखाएं होती हैं और क्या होता है ग्लोब, उसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर क्लास 6 एनसीईआरटी 2 से लिया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम, जिसके अंदर सिविल और स्टेट पीसीएस और अदर स्टेट के जो भी छोटे एग्ज़ाम होते हैं, उनकी दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट सीरीज के साथ ग्लोब। ठीक है ना। ग्लोब आपको वैसे मैप के दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसके अंदर अक्षांतर और देशांतर रेखाएं होती हैं। चलते हैं, कुछ पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर पैराग्राफ हमको क्या बता रहा है। ठीक है ना। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये कहना चाहता है कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमारी पृथ्वी कहीं ना कहीं ऊपर से थोड़ा ऐसा हिस्सा अंदर धंसा हुआ है, नीचे से भी थोड़ा अंदर धंसा हुआ है। और ये बोला है कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, यानी ऊपर से ये चपटी है और नीचे भी चपटी है। यानी ये बीच के अंदर जो रेखा है, यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी थोड़ी चपटी है, यहाँ पर भी इसका आकार क्या है? चपटा है। और मध्य के अंदर उभरी हुई है, यानी इधर से भी थोड़ी उभरी हुई है और इधर से भी उभरी हुई है। ये अपने अक्ष पे घूमती है, तो ये बीच का अक्ष हो जाएगा। ठीक है ना। मध्य धुरी हो जाएगी, जिसके बीच के चारों ओर घूमती है। और ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। इस संबंध में नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। यानी आपको पता ही होगा कि ग्लोब होता है जो कि जो पृथ्वी है उनका प्रतिरूप बनाया गया है। ठीक है, ताकि हर व्यक्ति उस ग्लोब को पढ़ के अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। उसको प्रतिरूप में छोटा आकार दिया गया है। कुछ बड़े ग्लोब भी होते हैं, कुछ ऐसे इस टाइप के होते हैं जो फोल्डिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार द्वारा पहिया लट्टू घूमता है। ठीक है ना। ग्लोब पर देशों और महाद्वीपों महासागरों उन्हीं के आकार दिखाया जाता है। यानी ये कहना चाहता है कि ग्लोब इस प्रकार से है, ठीक है ना, उसको अपने अक्ष पर टिका हुआ नहीं रहता है, यानी ये घूमता रहता है। इस प्रकार से घूमता रहता है और घूमते रहते हुए अपन लोग प्रत्येक चारों ओर जो भी महासागर है, नदियाँ हैं और विभिन्न प्रकार जो महाद्वीप है, उनका जो ऊपर से डायग्राम बना है उसको हम लोग देख सकते हैं। और ज़्यादातर बड़े ग्लोब होते हैं उसको ऑफिस में रखा जाता है, और कुछ ऐसे ग्लोब भी हैं जिसके अंदर हवा भरी जाती है और वो ग्लोब उसको अपन लोग पॉकेट में रखकर भी साथ ले जा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है ना। तो कुछ लोग ग्लोब जिसको देखने के लिए कुम्हार जैसे किसी प्रकार की जो मिट्टी को या बर्तन को बनाने के लिए अपना जो सिस्टम है उसको घुमाता है, उसी प्रकार अपन लोग भी पृथ्वी पर यदि ग्लोब की जो प्रतिरूप आकृति बनी है उसके ऊपर जितने भी महाद्वीप है महासागर है उनको देखने के लिए अपन की ग्लोब को घुमाने का काम करते हैं। इसका मतलब यही आप उनको समझाना चाहता है। आते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ठीक है ना। जो पृथ्वी के समान किसी भी बिंदु है उसका जो वर्णन है उसको अध्ययन करना बहुत ही क्या है? कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की संदर्भ में आवश्यकता होती है। यानी कि पृथ्वी किस प्रकार है, इसमें कितनी रेखाएं हैं, इसकी सिचुएशन कैसी है और कौन से अक्षांश पे क्या चीज़ है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपन को बहुत कुछ क्या है
बिंदुओं की आवश्यकता होती है, आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आइए जानकारी पैराग्राफ अपन को यही बताता है कि ग्लोब के आकार में पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत क्या है, मुश्किल है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। यानी ये बीच का जो अक्ष होता है, इसके चारों ओर ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर घूमती है, तो ये क्या कहलाएगा, अक्ष, जिसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ये अक्ष के ऊपर अपने अक्ष पर घूमती है और अक्ष के उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ओर दक्षिण ध्रुव कहलाता है, जैसा कि आपने पहले बताया था। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। यानी ये ग्लोब है, इधर से सुई गुजरती है ये, और इधर से ये सुई गुजरती हैं, तो ये दक्षिणी ध्रुव, ये फिर उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर गुजरती हैं उसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्वी ओर घुमाया जाता है। यानी ग्लोब होता है ना, जिसको किस प्रकार से घूमते हैं, जैसे पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसी प्रकार ग्लोब को भी घुमाया जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किस दिशा से होता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी अपने वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, वो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यानी पृथ्वी के जो काल्पनिक रेखा बनाई गई है, जिसको हम लोग अक्ष कहते हैं, वो वास्तव में तो नहीं होता है, लेकिन काल्पनिक दृष्टि से बनाया गया है ताकि ये दिखा सके कि पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है। तो ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हैं, ठीक है ना। जो ग्लोब है इसके बीच में जो एक काल्पनिक रेखा है जिसको अपन अक्ष कहते हैं, ये ग्लोब को क्या कहते हैं, दो भागों में बांटती हैं। या फिर एक काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती हैं। तो क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होगी, वास्तविक रेखा नहीं होती हैं। इसे विश्वत वर्त कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहता है, विश्वत वर्त। यानी ये पृथ्वी है, इसके बीच में जो ये काल्पनिक रेखा है, जो ग्लोब है, इसको उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटती हैं, वो क्या कहलाएगी, विश्वत रेखा, जिसको आप लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जीरो लाइन कह सकते हैं, ठीक है ना। जिसको जीरो लाइन, ये भूमध्य रेखा या फिर विश्वत रेखा, या एक अन्य नाम भी है विश्वत वर्त भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, विश्वत वर्त भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये जो भी डायग्राम्स है ये भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, जिसको विश्वत वर्त भी कहते हैं। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, ठीक है ना। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। यानी जो 0 डिग्री है ये भूमध्य रेखा है, या फिर विश्वत वर्त है, जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, जिसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है ना। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार विश्वत वर्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती हैं। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के में महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु प्रदान करती हैं। विश्वत वर्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वर्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। यानी अपन आते हैं, समझते हैं, ये पृथ्वी है, इसके बीच के अंदर जो विश्वत रेखा होती है, जीरो लाइन या फिर अक्षांश वर्त कहते हैं। इसके समांतर जो भी ध्रुवों की ओर, यानी ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ओर, इसके ऊपर की ओर या फिर इसके दक्षिणी ओर जो भी जाते हैं रेखाएं, काल्पनिक रेखा जाती है, उसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, या फिर जो अक्षांश रेखा के या फिर भूमध्य रेखा की समांतर रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसको किस माप से जाता है, अंश के रूप में मापा जाता है, ठीक है ना। जिसको अपन चित्र में देख रहे होंगे, ये क्या होगी, अक्षांश रेखाएं होती हैं, और ये विश्वत वर्त यानी भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, जिसको विश्वत वर्त भी कहते हैं। विश्वत वर्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती हैं। यानी
विषुवत वर्त होते हैं जिसको आप लोग भूमध्य रेखा करते हैं, ये किसके होते हैं? जीरो के आकार के होती हैं, ठीक है ना, जीरो लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ जीरो से शुरू होता है, जीरो से 30, 60 और 90, ठीक है ना। ये ध्रुवों की ओर जाते हैं, इसकी ध्रुवों की ओर इनका डिग्री कोण बढ़ता रहता है। विषुवत शून्य वर्त शून्य अंक के दर्शाती हैं, चूँकि विषुवत वर्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वर्त का 1/4 होती है, यानी पृथ्वी होती है इस चारों ओर का मान कितना होते हैं? 360, और आधा करेंगे तो कितने हो जाएगा? इसका चौथा भाग 90, ठीक है ना। इसका यानी टोटल कितना हो गया? 360, और 360 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है ना, 9 चौक 37, यानी 90 डिग्री का होगा एक भाग, ठीक है ना। इसका माप होगा 360 अंक का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यानी ये जो पृथ्वी है इसका जो 90 डिग्री का है अक्षांश है, ये उत्तरी ध्रुव दर्शाता है, और जो नीचे वाला 90 डिग्री अक्षांश है वो क्या है? दक्षिणी ध्रुव को दर्शाते हैं, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर में सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है ना, और विषुवत वर्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा सकता है, क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये उत्तर है और ये जीरो लाइन या फिर विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उसको क्या कहा जाता है? अक्षांश, और इसके दक्षिण में यानी विषुवत रेखा के दक्षिण में जितनी भी रेखाएं हैं उसको क्या कहता है? दक्षिण अक्षांश कहा सकता है, ठीक है ना, और इसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, इसको दक्षिण अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश में मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिणी को भी लिखा जाता है। इसे उत्तरी या दक्षिण अक्षांश के व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वर्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो हॉरिजेंटो विषुवत वर्त 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजेंटो 20 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो महाराष्ट्र का इलाका है यहाँ पर ये 30 डिग्री का है, ठीक है। इसके ये जो समांतर रेखा होती हैं, महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है ये उत्तरी में है, भले ही दोनों एक ही अक्षांश पर हो, ठीक है ना, ये भी 20 डिग्री पे है और ये भी 20 डिग्री है, लेकिन ये विषुवत रेखा के दक्षिण में है, ठीक है ना। जो अपन लोगों को ब्राज़ील का दक्षिण अमेरिका जो बात बता रहा है वो दक्षिण के अंदर स्थित है, और महाराष्ट्र का चंद्रपुर क्या है? उत्तरी में स्थित है, ठीक है ना। भले ही दोनों का अक्षांश डिग्री में सेम हो, 20 डिग्री ये उत्तर में है, 20 डिग्री दक्षिण में है, लेकिन इनकी क्या है? स्थिति क्या है? अलग अलग है, तो अलग अलग रूपों में व्यक्त किया जाता है। अब आते हैं कुछ थोड़ा ग्लोब के बारे में जान लेते हैं अच्छे से, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इसके अंदर बताया गया है कि ये जीरो लाइन है, यानी जिसको आप लोग विषुवत रेखा कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, ये क्या कहते हैं? जीरो लाइन। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री है, जिसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। यानी जो भूमध्य रेखा है या फिर विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री होता है वो क्या कहलाएगी? कर्क रेखा। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा, ठीक है ना। और मकर रेखा और कर्क रेखा इसके बीच के जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंधीय, यानी यहाँ पर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहता है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना। सूर्य कहीं ना कहीं यहाँ पे आके ठहरता है, कभी कभार उत्तर कर्क रेखा की ओर जाता है, फिर वापस मकर रेखा की ओर आता है, तो उनका प्रभाव क्या है? इधर ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। और इससे आगे 23.5 से ऊपर की ओर जब जाते हैं तो वो इलाका क्या कहलाता है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी जो कर्क रेखा है या फिर
जो उत्तरी शीत कटिबंध है और कर्क रेखा इसके बीच का इलाका है उसको क्या कहा जाता है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है तो थोड़ा ठंडा इलाका भी रहता है, ठीक है ना। और यही कंडीशन जो विषुवत रेखा के दक्षिण में मकर रेखा है, मकर रेखा और दक्षिणी शीत कटिबंध, यानी जो आप चित्र में देख रहे हो ये मकर रेखा है और ये दक्षिण, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर भी क्या है, थोड़ी सर्दी पड़ती है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और विषुवत रेखा के जो दक्षिण में 23.5 डिग्री है वो क्या कहलाएगी? मकर रेखा, और उत्तर में है वो कर्क रेखा। अब आते हैं शीत, उत्तरी शीत कटिबंध, यानी जो ध्रुव होते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी है, इसका जो 90 डिग्री है यहाँ पर ध्रुव है और 90 डिग्री है दक्षिण के अंदर, ये भी ध्रुव प्रदेश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, बर्फ़ पड़ती है, ठंड पड़ती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सीधा है, प्रभाव सूर्य का बहुत कम पड़ता है और सूर्य का प्रभाव है ना विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में ही रहता है। उत्तर में ध्रुवों के अंदर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर ठंडा प्रदेश है और बर्फ़ पड़ती रहती है, ठंडा इलाका है। आते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, ठीक है ना। विषुवत रेखा जिसको 0 डिग्री कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव 90 उत्तरी की ओर और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है, ठीक है ना। ये बताना चाहता है कि विषुवत रेखा जो कि 90 डिग्री उत्तरी ओर, ठीक है ना, और 90 डिग्री दक्षिणी ओर, जो बीच के अंदर विषुवत रेखा है, जीरो लाइन जिसको, उसके बारे में हमें हमको अध्ययन करना है। आते हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री और विषुवत वर्त रेखा 62 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वर्त और विषुवत रेखा 62 डिग्री दक्षिण ध्रुव वर्त कहलाता है। यानी अब लोग ये वर्त हैं जहाँ पर 0 डिग्री विषुवत रेखा है, कौन सी हो जाएगी? 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसके लिए इसके आगे जिनको अपना अध्ययन किया था अभी, 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और 23.5 उत्तर में कौन सी रेखा हो जाएगी? कर्क रेखा। कर्क रेखा के बाद में जब 67 डिग्री आता है तो वो क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है वो उत्तरी ध्रुव वर्त कहलाएगा। यानी इस इलाके को जो कर्क रेखा और ध्रुव के बीच का इलाका है वो क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। 23.5 डिग्री से जब 67 डिग्री तक जाते हैं तो वो कौन सा इलाका हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। और उसी प्रकार 67 डिग्री दक्षिणी है ये वाला इलाका, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। यानी आपको एक मैप के माध्यम से बता देता हूँ कि यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर 67 डिग्री है, ये भी 67 डिग्री है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुववर्त, इसको दक्षिणी ध्रुववर्त। यानी 67 डिग्री दक्षिण में स्थित वर्त को दक्षिण ध्रुव कहा जाता है और उत्तर में स्थित उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और बीच के अंदर जो भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा या फिर जीरो लाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है ना। पृथ्वी का जो तापमान है उसके जो कटिबंध है उसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में 1-2 बार दोपहर से सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी जैसा कि अपना अध्ययन किया था कि ये जीरो लाइन है जिसके उत्तर में 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। इनका जो बीच का जो इलाका है ये क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय। यानी यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और कभी कभार कर्क रेखा में अपने सिर की ओर ऊपर आता है सूर्य, कभी मकर रेखा की ओर आता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव यहाँ तक सीमित रहता है, आगे उत्तरी ध्रुवों की ओर नहीं जाता है। इस कारण यहाँ पर जो इलाका है वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय। यानी उष्मा भी ज़्यादा प्राप्त होती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको इस प्रकार समझना है। नेक्स्ट आते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं उठता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी उत्तरी
ध्रुववर्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आते हैं चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसा कि ये चित्र है, इसके बीच के अंदर रेखा है और ये जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और ये हो जाएगी मकर रेखा। इनके बीच का जो प्रदेश है, यहाँ पर सूर्य की जो रेखा है वो सीधी पड़ती हैं, ठीक है ना। सीधी पड़ने की वजह से गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जब 66 डिग्री में आते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या कहा जाता है, उत्तरी वर्त कहा जाता है। 66 दक्षिण को दक्षिण वर्त और 66 डिग्री 66 को उत्तरी वर्त कहते हैं। इनके बीच का जो इलाका होता है ना, वहाँ पर गर्मी बहुत कम पड़ती है। साफ चित्र से बता देता हूँ कि ये मान लो 66 डिग्री का कोण है, यहाँ का जो प्रदेश है ये क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ती हैं, सीधी पड़ती नहीं है, तो निश्चित तौर पे क्या होता है, यहाँ का तापमान भी क्या होता है, मध्यम रहता है और शीतोष्ण मतलब थोड़ी बहुत सर्दी भी पड़ती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर प्रकाश है जो सिर के ऊपर नहीं आता है, यानी तिरछी जो किरणें होती हैं वो पड़ती रहती हैं, ठीक है ना। जो कर्क रेखा के उत्तर के अंदर है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, जिसको उत्तरी वर्त कहते हैं, और मकर रेखा के दक्षिण में दक्षिण ध्रुव या फिर दक्षिणी वर्त कहा जाता है, ठीक है ना। दक्षिण ध्रुव वर्त भी कहते हैं इनको। तो आपको समझ में आ गई होगा, आई होप। नेक्स्ट आते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वर्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वर्त दक्षिण ध्रुव के बीच के जो क्षेत्र होता है बहुत ठंड होती हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य 37 से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता है, इसलिए ये क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब आते हैं चित्र के माध्यम से। ये हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये हो गई 23.5 डिग्री, ये हो गई 66.5 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण है। अब जो 66.5 से लगा के जो 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र है उनको क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, जो 66 डिग्री से 90 डिग्री बीच का क्षेत्र हो वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी पड़ती हैं। सीधी ना पड़ने की वजह से क्या है, यहाँ पर गर्मी बहुत कम पड़ती है। ध्रुव प्रदेश यानी बर्फीला प्रदेश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीत कटिबंध प्रदेश। और ये का ये क्षेत्र दक्षिण के अंदर भी क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध प्रदेश, क्योंकि दक्षिण के अंदर भी 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो भी क्या है, दक्षिणी शीत कटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। जबकि गर्मी आपको पता ही होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो इलाका है यहाँ पर सूर्य का प्रभाव और जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, ठीक है ना। जो सूर्य है वो सिर के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पे क्या है, गर्मी ज़्यादा पड़ती हैं। तो ये इलाका क्या कहलाएगा, आपको एक साफ चित्र के माध्यम से बता देता हूँ कि ये शीत कटिबंध और इसके बीच का शीतोष्ण और इसके बीच का उष्ण कटिबंध, एक ही एक दक्षिण में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूँ लाइन टिक लगा के, यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती हैं, यहाँ पर मध्यम प्रकार की गर्मी पड़ती हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हैं, क्योंकि तापमान ज़्यादा रहता है, सूर्य की किरणें भी क्या है, ज़्यादा रहती हैं। जैसा कि आपको ग्लोब के अंदर बताया गया है, ठीक है ना। ये विभिन्न प्रकार के जो रेखाएं खींची हुई है, ये उत्तर का ध्रुव है और ये दक्षिण का ध्रुव है, ठीक है ना। ये बीच की जो ऊपर के ध्रुवों का प्रभाव दिखाया गया है, ठीक है ना। अब आते हैं देशांतर, ठीक है ना। अक्षांश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। ये जितने भी हैं ये अक्षांश है, ये दक्षिण अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश है, ठीक है ना। अब आते हैं देशांतर, ठीक है ना। देशांतर के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। यानी ग्लोब के अंदर जो भूमध्य रेखा या फिर जो विषुवत वर्त के समांतर रेखा खींची जाती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। और अब जानकारी करेंगे वो है देशांतर रेखा, ये क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे।
किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान का अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव में जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम और इन स्थानों की दूरी कितनी होती है, इनके बारे में अपन लोगों को अध्ययन करना होगा। इसके संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये है, क्योंकि किसी भी स्थान है, मान लो ये स्थान है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर कोई स्थिति जानकारी है, तो कहीं ना कहीं अक्षांश के साथ साथ देशांतर रेखाओं की जानकारी भी होना ज़रूरी है। जैसे कि ये बता रहा है कि जो प्रशांत महासागर है वहाँ का जो टोंगा द्वीप है, प्रशांत महासागर के अंदर टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर के अंदर मॉरिशस द्वीप है। दोनों ही भले ही एक ही अक्षांश हो, ठीक है ना, 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के अंदर स्थित है, तो इनकी स्थिति को जानने के लिए अपन लोगों को केवल अक्षांश रेखा के साथ साथ देशांतर और भी विभिन्न इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। कहते हैं उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, ठीक है ना, जो देशांतर रेखा कहलाती है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवर्त हैं, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने से घट जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं। यहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिल जाती हैं। यानी ये रेखा हैं, इनके बीच में जो भी जितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं क्या इसके बीच की दूरी है वो सेम रहती हैं, लेकिन अंत के अंदर जब ऊपर की ओर जाती हैं ध्रुवों की ओर, दक्षिण में आते हैं ध्रुवों की ओर, तो कहीं ना कहीं ये जगह सब मिल जाती हैं। इधर से होकर इधर जाती हैं, इधर से होकर सब जाके क्या आती हैं, मिल जाती हैं। इस प्रकार इधर से भी मिल जाती हैं और ये अर्धवर्त का काम करती हैं, ठीक है ना, ये अर्धवर्त का काम करती है। इधर भी अर्धवर्त, इधर भी अर्धवर्त के रूप में काम करती हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि जो भी उत्तर से दक्षिणी ओर खींचे जाने वाली रेखाएं हैं वो क्या कहलाएगी, देशांतर, ठीक है ना। ये जो भी होती हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं और इनका जो उत्तरी बिंदु है ये ध्रुवों की जगह जाके मिल जाता है, जिसको अर्धवर्त का निर्माण होता है, वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती हैं। यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की जो लंबाई होती हैं उनके समांतर, यानी इसके जो विपरीत है देशांतर जो रेखाएं होती हैं इनके बीच की जो दूरी होती है ना, ये एक समान होती हैं, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, एक समान होती है। ये टॉपिक अपन को ये बताना चाहता है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देश ये निश्चित करके ग्रीन, जहाँ पर ब्रिटिश राज्य वेधशालाएँ से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिमी की ओर गिनती शुरू की जाए। यानी ब्रिटेन है, ग्लोब यहाँ ब्रिटेन कंट्रीज है, ठीक है ना, उन्होंने अपना एक टाइम निर्धारण किया है जिसको 0 डिग्री से वो शुरू करते हैं और उसी के आधार पर वो लोग देशांतर रेखाओं की गिनती करते हैं और समय का निर्धारण करते हैं। ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समझौता हुआ कि यहीं से एक 0 डिग्री को माना जाए, ताकि इसी मापदंड के आधार पर विश्व स्तर पर देशों के अंदर जो समय का निर्धारण है वो आसानी से किया जा सके। तो ब्रिटेन के जो वेधशाला है ग्रीनविच, जहाँ से इसका मान क्या है, 0 देशांतर, ठीक है ना। कौन सी 0 देशांतर हो जाएगी, जैसे कि पृथ्वी है, ये बीच का जो 0 देशांतर होता है यहाँ पर ब्रिटेन है और ब्रिटेन इसको 0 देशांतर से समय का निर्धारण करता है। इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। यानी यामोत्तर मतलब होता है जो उत्तर से दक्षिणी और मिलाने वाला बिंदु है, 0 डिग्री है, ठीक है ना, जो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में गणना करते हैं। यानी ये जो ग्लोब बना है आपको बता रहा हूँ, ये बीच के अंदर जो यामोत्तर है जिसको ग्रीनविच कहते हैं, ये 180 डिग्री एक भाग इधर रखता है और 180 डिग्री इधर इसको भाग को बांटने का काम करता है, ठीक है ना। ये दोनों उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव ये मिलने का काम करती हैं और 180 डिग्री में इनको बांटती हैं।
प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री मिलती हैं जो दो समान भागों में या फिर पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। ये कहना चाहता है कि ये जो भी यामोत्तर रेखा होती हैं जिसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं या फिर ग्रीनविच, ये दो भागों में बांटती, दो गोलार्ध में बांटती हैं। ये कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध, कौन सा हो जाएगा? और ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है ना। पश्चिमी गोलार्ध के अंदर ये बांटती हैं, ये पूर्वी गोलार्ध के अंदर बांटती हैं, ठीक है ना। जबकि दोनों एक ही रेखा पर स्थित हैं लेकिन दो ग्लोब को दो भागों में बांटती हैं। जैसा के अंदर आपको माप के अंदर जो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ये विषुवत रेखा है और ये प्रमुख यामोत्तर जो 0 डिग्री रेखा है जिसको हम लोग ग्रीनविच या फिर देशांतर रेखा कहते हैं। और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की मिलती हैं और ये दो भागों में, यानी जो इधर वाला भाग है वो क्या कहलाता है? जैसा कि बता देता हूँ, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है ना। 180 डिग्री के अंदर ये दोनों को बांटती हैं और ये 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध, ये 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध के अंदर इसको बांटती हैं। अब गलों पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के बड़ी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान पर अक्षांश देशांतर की सही जानकारी हो तो गलों पर आप उस स्थान का पता लगा सकते हैं। तथा उदाहरण के लिए असम में धुबरी है जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। अब उस बिंदु को देखें कि जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये बिंदु धुबरी को सही स्थापित करेगा। यानी आप लोगों को जो भी अक्षांश है या फिर देशांतर रेखा है उसके बारे में यदि जानकारी होती है तो भारत कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध के अंदर यदि हमारा असम या माने तो यहाँ पर रेखा काटती हैं, एक तो अक्षांश एक जो देशांतर रेखा है, तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? असम का धुबरी हिस्सा कहलाएगा, ठीक है ना। क्या होएगा? धुबरी। यानी आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान है तो आप किसी भी भूगोल परिस्थान को इंगित कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि वो कौन सी लोकेशन के अंदर स्थित हैं, ठीक है ना। तो भारत पूरी गोलार्ध के अंदर स्थित है और पूरी गोलार्ध के अंदर यदि अपन को अक्षांश और देशांतर रेखा जहाँ कटने का स्थान होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? असम का ध्रुव स्थान अपनो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये हालांकि एक एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेना है जैसा कि मैप के अंदर बताया गया है, ठीक है ना। ये अपन का इंडिया है, ये इंडिया है और यहाँ पर ब्रिटेन है, ठीक है ना। इंडिया है और यहाँ पर ब्रिटेन है। हिंद महासागर और आप समुद्री लोकेशन देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये प्रशांत महासागर है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा देश है, कनाडा, और दक्षिण अमेरिका अंदर ब्राज़ील अर्जेंटीना जो देश हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इंग्लैंड की जो जीरो लाइन है ग्रीनविच रेखा, यहाँ से ये गुजरती हैं, ठीक है ना। और ये ग्लोब के बीचों बीच हैं जहाँ से टाइम का निर्धारण होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना। और भारत और ब्रिटेन के बीच 5.5 घंटे का जो समय का निर्धारण है वो ज़्यादा होता है। यानी भारत और ब्रिटेन के बीच जो समय का अंतराल है वो 5.5 घंटे रहता है। और ये अटलांटिक महासागर है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड द्वीप समूह है और ये ब्रिटेन आ गया। इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। अब आते हैं देशांतर और समय, ठीक है ना। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति, ठीक है ना, सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है और दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त समय सबसे लंबी होती हैं, ठीक है ना। अपन लोग जब भी जनरल भाषा में बोलते हैं
कि जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको वो लोग क्या मानते हैं, उत्तर दिशा, और वो सूर्य अस्त होता है वो उसको पश्चिम दिशा मानते हैं। तो उस अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं और पृथ्वी चंद्रमा ग्रहों की स्थिति का जायजा लेते हैं। प्रतिदिन सूर्य उगता है और अस्त भी होता है, ठीक है ना। तो ये निर्धारण करने का जो समय निर्धारण करने का तरीका होता है कि सूर्य बीच के अंदर आ चुका है तो दोपहर हो चुकी हैं, और अस्त की ओर चला गया पश्चिम में तो शाम हो चुकी हैं, या फिर सूर्य की किरणें आई हैं तो ये क्या है, उत्तरी है। तो उससे अकॉर्डिंग क्या है, सूर्य की परछाई का अनुमान लगाया जाता है। और दोपहर, सुबह और शाम का जो समय होता है उनकी जो लंबाई होती है उनके बारे में जानकारी वो लोग प्रगति माध्यम से या फिर सूर्य के उगने के माध्यम से प्राप्त करते रहते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी जो ब्रिटेन है यहाँ पर उनकी 0 डिग्री लाइन है, यहाँ से ग्रीनविच रेखा है जहाँ पर ब्रिटेन के अंदर वेधशाला है, वहाँ पर 0 डिग्री लाइन है। तो यहाँ से लगाकर यानी जब से सूर्य उदय होगा ना तो ग्रीनविच पे तक पहुँचने का तब उससे पहले भारत के अंदर 5-5.5 घंटे का, यानी जो विभिन्न प्रकार के देश हैं उसके अंदर मॉर्निंग, यदि ब्रिटेन के अंदर मॉर्निंग होती है तो भारत के अंदर क्या होगा, दोपहर का होगा। 5.5 घंटे समय का अंतर रहता है ग्रीनविच टाइम और भारत का जो 42.5 डिग्री जो टाइम का जो दायरे रखा गया है उनके अंदर 5.5 घंटे का अंतर रहता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती हैं, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में आते हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, और जो पश्चिम आते हैं उनका समय ग्रीनविच से पीछे होता है। समय के अंतर की दर गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। यानी जो इंग्लैंड है यहाँ पर ग्रीनविच है, इनके जो आगे के देश होते हैं ना उनके बीच के अंदर जो टाइम का अंतर है वो क्या होता है, आगे रहता है। यहाँ पर यदि मान लो 12 बजे हैं तो यहाँ पर 5:30 बजेगी इंडिया के अंदर, ठीक है ना। ग्रीनविच के आगे का समय है, यानी ग्रीनविच के आगे के दो देश हैं यहाँ पर 5.5 घंटे का समय आगे चलेगा। और ये ग्रीनविच रेखा है, इनके जो पश्चिमी देश है, पीछे के देश है जो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, वहाँ पर क्या होता है 5.5 घंटे पीछे रहता है। यानी यदि इंग्लैंड के अंदर 12:30 बजे हैं तो अमेरिका के अंदर सुबह 6 बजेगी, यानी जो उस टाइम का है 5 घंटे पहले का समय पीछे रहता है, ठीक है ना। जैसा कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक अक्ष पर 360 घूमती हैं, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री 4 मिनट में एक घूमती हैं। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं तो ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 60 मिनट, यानी ग्रीनविच रेखा होती है कि समय 1 घंटा आगे और वहाँ का दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनविच समय के 1 घंटा पीछे होगा, वहाँ 11 बजे होंगे। इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ये कहना चाहता है कि पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी, कितना हो जाएगा, 24 घंटे के 360 डिग्री घूमती हैं, ठीक है ना। तो 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री हो जाएगा, यानी 24 घंटे में 360 घूमती है तो 360/24 करते हैं तो कितने हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है ना। और जब वो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट जाती हैं तो 15 कितना जाएगी 4 मिनट, ठीक है ना। मतलब 1 डिग्री के अंदर वो 4 मिनट, जो 1 डिग्री का समय है वो क्या करती हैं 4 मिनट के अंदर निकालती हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार ग्रीनविच रेखा पर 12 बजती हैं तो अदर देशों के अंदर जो है ना 15 डिग्री पूर्वी देशांतर है उसका समय में अंतर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये बताना चाहता है कि ग्रीनविच रेखा है इसका इनके जो पूर्व के अंदर देश हैं उनके और ग्रीनविच के बीच के अंदर 5.5 घंटे का अंतर रहता है, और पश्चिम के अंदर जितने भी देश हैं उसके अंदर भी 5.5 घंटे का अंतर रहता है।
इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। यानी ग्रीनविच रेखा है जहाँ पर यदि रात को 12 बजी हैं, इंग्लैंड के अंदर 12 बजती हैं, तो अपन लोगों के अंदर यहाँ पर 5:30 बजे का टाइम 5.5 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, यानी यहाँ पर रात चलती हैं। ठीक है ना। यदि ग्रीनविच के ऊपर दिन के 12 बजती हैं तो अपन के क्या होती हैं, यहाँ रात होती है। तभी हम लोग कहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर अभी क्या है, दिन चल रहा है। दिन नहीं चल रहा है, ग्रीनविच और जो 180 डिग्री पे हैं देश है उनके बीच के अंदर 5.5 घंटे का जो समय रहता है, और ये अंतर ही है ना, दिन और रात को बताता है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में 12 बजती हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामांतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। यानी जो भी विभिन्न प्रकार के देशों कंट्रीज हैं उनका जो 0 डिग्री से लगाकर जो उत्तरी में पूर्वी गोलार्ध के देश हैं उनका जो समय क्या होता है, समान रहता है, और पश्चिम के स्थित देश हैं उनका समय भी क्या है, अलग रहता है। मतलब पश्चिम देशों का समय अलग रहता है और पूर्वी देशों का समय अलग रहता है, क्योंकि ये 0 डिग्री के पश्चिम में पड़ता है और ये पूर्व में देश पड़ते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं, लेखक बताना चाहता है कि अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानीय स्थान होते हैं ना, उसको स्थानीय अंतर में बताने के लिए ये बताया जाता है। ठीक है ना। और उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे देशांतरों में गुजरती हैं तो उसकी क्या होती हैं, समय की सारणी भी अलग अलग होती हैं। तो रेल का टाइम भी क्या करना है, वो फिक्स करना बहुत क्या होता है, कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, और भारत में 42.5 डिग्री पूर्वी यानी रेखा को मानक समय माना गया है। इस यामांतर को स्थानीय समय में पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको मैप के माध्यम से बताते हैं। ये भारत का मैप है। ठीक है ना। असम का डिब्रूगढ़ क्षेत्र है और गुजरात का द्वारका, इनके बीच के अंदर कितना अंतर बताया गया है, 1 घंटा और 45 मिनट। ठीक है ना। तो 1 घंटा और 45 मिनट का इसके अंदर समय दे रखा है, इसका अंतर है। तो कहीं ना कहीं भारत ने इसके देश के अंदर बीचों बीच गुजरने वाली जो 42.5 डिग्री है समय अंतर रेखा है, उनको समय मानक रेखा के अंदर अपना लिया गया, ताकि पूर्वी और पश्चिमी जो भी राज्य हैं उनको समय में टाइम रखने में कोई तरह की क्या हो, परेशानी नहीं हो। नहीं तो क्या होता है कि इसके अंदर पश्चिमी राज्य हैं उसका जो टाइम अलग होगा, पूर्वी का टाइम अलग होगा। इसके ऐसी परिस्थिति को लेकर जो रेलवे चलती हैं गुजरात से लगाकर दक्षिण से उत्तर से दक्षिणी ओर, उसका जो समय निर्धारण होता है, समय सारणी बनाना, वो क्या होता है, बहुत कठिन हो जाता है। इस कारण यदि 42.5 डिग्री क्षेत्र को अपनाया गया है तो क्या आसानी से समय का निर्धारण किया जा सके और टाइम के ट्रेन जो भी होता है उसका सारणी को बनाया जा सके। इस कारण इनको 42.5 डिग्री जो भारत की समय मानक रेखा है इलाहाबाद की नैनी से गुजरती हैं, उनको अपनाया गया है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात में नहीं सोएंगे पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय मैच में 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में समय का अंतर क्या है? ठीक है ना। भारत ग्रीनविच के पूर्वी 42 डिग्री स्थित है। ठीक है ना। ये ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है इनके पूर्व के अंदर। ठीक है ना। पूर्व के 42 डिग्री देशांतर के अंदर ये स्थित है भारत। ठीक है ना। और भारत यहाँ का समय जो ग्रीनविच का समय होता है इसके 5.5 घंटा यानी 5 घंटा और 30 मिनट आगे हैं। ग्रीनविच रेखा होती है जो इंग्लैंड के अंदर जो समय होता है उनसे 5.5 घंटे भारत का समय क्या होता है, आगे चलता है। ठीक है ना। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजती हैं। इसका रीज़न यही है कि ग्रीनविच रेखा है यहाँ पर
और भारत का जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री अक्षांश के अंदर जो 82 डिग्री 82.5 डिग्री क्षेत्र के अंदर भारत की जो समय मान्य रेखा है उनका और 0 डिग्री के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 5.5 घंटे। ठीक है ना। जब इंग्लैंड के अंदर मैच शुरू होता है दिन के 2 बजे तो भारत के अंदर 7:30 बज जाती हैं। यानी इंग्लैंड के अंदर लोग ये सोच के मैच देखते हैं कि आज चलो दिन के अंदर मैच है 2 बजे, जबकि वो मैच भारत के अंदर कब दिखाई देता है, 7:30 बजे। यानी जो इंग्लैंड की ग्रीनविच रेखा है और भारत की समय मान्य रेखा है 82.5 डिग्री, उसके अंदर 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर रहता है, यही बताना चाहता है। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में 15 देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। यानी कुछ देश ऐसे भी हैं, रसिया है, ठीक है ना, या इंग्लैंड है, यहाँ पर रसिया है, तो वहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार का जो विस्तार है, देशांतरी विस्तार, ये बहुत क्या है, ज़्यादा है। तो वहाँ पर समय का निर्धारण करना बहुत क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति वहाँ पर विभिन्न बार एक से अधिक भी मानक समय मानक को अपनाया गया है। जैसे भारत ने तो 82.5 डिग्री एक ही मानक समय को अपनाया गया है, लेकिन रूस जैसे देशों के अंदर भी एक से ज़्यादा भी अपनाया गया है, क्योंकि वहाँ का क्या है, देशांतरी विस्तार भी अलग है और भौगोलिक परिस्थितियाँ भी क्या अलग हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जियोग्राफी के तीसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यदि आपने पहला टॉपिक नहीं देखा होगा तो उसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें और उसके बाद ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया और इसके बाद डिटेल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों को क्या है, मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों स्टूडेंट को शेयर भी करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे और भी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो आपको बराबर प्राप्त होते रहें और दोस्तों तक शेयर करें। आसपास सफाई रखें और देश के जवानों और महिलाओं का सम्मान करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।